नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टरबाइन ऑपरेशन टाइम पे होता है उसमें क्या क्या इमरजेंसीज आ सकती है, ठीक ना। तो डिटेल्स में देखेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो टरबाइन जब हमारा ऑपरेशन में रहता है उस टाइम पे हमारे पास कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो जो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला है ओवर स्पीड, एंड सेकेंड हमारा अगर ऑयल सिस्टम का फेलियर हो गया। थर्ड है हमारा अगर वाइब्रेशन बढ़ गया आपका। ओके, एंड नेक्स्ट है जो बेयरिंग टेम्परेचर है वो अगर हाई हो गया। एंड अगला है ब्लैकआउट कंडीशन। ओके, एंड फिर उसका अगला है जो बारिंग गियर होता है वो अगर फेलियर हो गया तो क्या करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा हाई कंडेंसर लेवल, और है हाई एक्सेल डिस्प्लेसमेंट, लीकेज इन लाइन, कोई भी जैसे कि आपका स्टीम लाइन हो गया, ऑयल की लाइन हो गई। ओके, और वाटर लाइन हो गया, कोई भी अगर लीकेज हो गया, और एबनॉर्मल स्टीम पैरामीटर, दैट मींस कि हाई स्टीम प्रेशर हो गया, फिर हाई स्टीम टेम्परेचर हो गया, एंड लो कंडेंसर वैक्यूम। ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर ये सारी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना, ठीक ना। उसके बारे में बात देखते हैं। तो जनरली ओवर स्पीड कब होगा, जब आपका गवर्निंग सिस्टम जो होता है, गवर्निंग सिस्टम फेल हो जाए, ठीक ना। जब गवर्निंग सिस्टम फेल हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ओवर स्पीड आएगा। तो जब ओवर स्पीड में जो हमारा टरबाइन का शाफ्ट है ये रेटेड स्पीड से 110% ज्यादा पर रोटेट कर सकता है, ठीक ना। जो टरबाइन का रोटर है वो रेटेड स्पीड से 110% तक ज्यादा स्पीड में रोटेट कर सकता है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका कुछ डैमेज तो नहीं होगा, बट इस पे क्या होगा, जो हमारा टरबाइन का शाफ्ट है, जो रोटर है, उस पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हमारे टरबाइन शाफ्ट के जो ब्लेड्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। जो मूविंग ब्लेड या फिक्स ब्लेड है वो क्या होगा, निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ओवर स्पीड से बचाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग का लॉजिक होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग दिया होता है टरबाइन में। तो किसी भी सिचुएशन में हमें ये जो प्रोटेक्शन ये कभी बाईपास नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग वो कभी भी हमें बाईपास नहीं करना है। ओके, और ये हमें मतलब रेगुलर इंटरवल पे मतलब चेक करना रहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओवर स्पीड ट्रिपिंग लॉजिक है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये तो बात करी हमने ओवर स्पीड की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑयल सिस्टम फेलियर। तो ऑयल सिस्टम फेलियर के बारे में देखते हैं। तो जनरली हम ऑयल इसलिए देते हैं टरबाइन में सप्लाई करते हैं ताकि जो बेयरिंग में लुब्रिकेशन होता रहे और कूलिंग होता रहे, ठीक ना। ओके, बेयरिंग का लुब्रिकेशन होता रहा, कूलिंग होता रहे। इन केस अगर मान लीजिए कि हमारा ऑयल सिस्टम फेल हो गया किसी कारणवश, ओके, लाइक लाइन लीकेज हो गया, फिर पंप फेलियर हो गया। ओके, और जो हमारा इमरजेंसी ऑयल पंप है वो बैकअप नहीं ले पाया और फिर पिकअप नहीं कर पाया, उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हमें टरबाइन को ट्रिप करवाना, ठीक ना। बंद करना है, कॉस्टिंग डाउन करना, ठीक ना। कॉस्टिंग डाउन करना है, और कॉस्टिंग डाउन टाइम को हमें कम करने के लिए हम चाहें तो वैक्यूम ब्रेकर को भी ओपन कर सकते हैं। वैक्यूम ब्रेकर को भी ओपन कर सकते हैं। अगर विदाउट ऑयल सिस्टम आप टरबाइन को अगर ट्रिप नहीं करवाते तो आपका जो शाफ्ट है या फिर बेयरिंग है वो सारा डैमेज कर वाइब्रेशन के बारे में। तो जनरली जो हमारा रोटर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करता है। ओके, तो कुछ भी अगर ब्लेड के अंदर या फिर टरबाइन के अंदर कुछ भी डिफॉर्मेशन हुआ या फिर कुछ भी अनबैलेंस हुआ, उससे भी हमारा वाइब्रेशन आ सकता है, ठीक है। कई बार जो हमारे ब्लेड्स होते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के डिपॉजिट से भी हमारा वाइब्रेशन आ जाता है। जो सिलिका डिपॉजिट होता है उससे भी वाइब्रेशन आ जाता है। ओके, तो अगर हमें मतलब नॉर्मली अगर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है तो उस समय चेक करना है। अगर रूट कॉज मिल जाता है तो ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम टरबाइन को नहीं चला सकते, ठीक ना। उस कंडीशन में भी हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बेयरिंग टेम्परेचर हाई। ओके, तो बेयरिंग टेम्परेचर हाई क्यों होगा, बेयरिंग टेम्परेचर हाई तभी होगा जब हमारा एडिक्वेट एयर ऑयल सप्लाई बेयरिंग में नहीं होगा। कब होगा, जब हमारा प्रॉपर ऑयल सप्लाई नहीं होगा बेयरिंग में, ठीक ना।
प्रॉपर ऑयल सप्लाई बेरिंग में नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा बेरिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ओके, या फिर बेरिंग टेम्परेचर एक और कंडीशन में बढ़ सकता है जब आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा हो, ठीक ना, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा हो, उस कंडीशन में हमारा बेरिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक ना। तो हमें रूट कॉज चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर रूट कॉज नहीं चेक करेंगे, मान लीजिए मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, तो जो बेरिंग का वेल्ड मटेरियल है, वेल्ड मटेरियल वो डैमेज हो जाएगा। क्या होगा, जो बेरिंग का वेल्ड मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट से भी होने होगा, और जो हमारा बेरिंग का टेम्परेचर हाई हो रहा है उससे भी हमारा ये वेल्ड मटेरियल डैमेज हो सकता है। तो इसका रूट कॉज चेक करना है, ठीक ना, कि क्यों ये जो हमारा बेरिंग टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। नॉर्मली यही होता है कि अगर आपका प्रॉपर ऑयल सप्लाई नहीं होगा, फिर जो आपका ऑयल कूलर है वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा मेटल बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो बात करते हैं ब्लैकआउट कंडीशन के लिए। तो ब्लैकआउट कंडीशन क्या होता है, जनरली जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फॉल्ट के कारण ब्लैकआउट हो सकता है। ब्लैकआउट में क्या होगा, जो आपका बॉयलर ऑक्सिलरी एंड टरबाइन ऑक्सिलरी का सारा पावर फेल हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसमें हमें जब ब्लैकआउट कंडीशन में हमें क्या इंश्योर करना है कि जो हमारा डीसी ऑयल पंप है, डीसी ऑयल पंप है वो स्टार्ट हुआ कि नहीं। अगर ऑटो में स्टार्ट नहीं हुआ तो उसे हमें मैनुअल में जाके स्टार्ट करना है, डीसी ऑयल पंप को स्टार्ट करके, ताकि जो हमारा टरबाइन की जो बेरिंग है वो बची रहे, ठीक ना। जो बेरिंग है, बेरिंग को लुब्रिकेशन ऑयल मिलता रहेगा तो वो सेफ रहेगी, ठीक ना, हमारी टरबाइन की बेरिंग। तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा डीसी ऑयल पंप स्टार्ट हुआ है कि नहीं, एंड देन आफ्टर जो हमारा टरबाइन है कॉस्टिंग डाउन होने के बाद, कॉस्टिंग डाउन होने के बाद उसको मैनुअली रोटेट करना है, क्योंकि उस समय पे क्या रहेगा, हमारा जो बारिंग एयर के लिए सप्लाई नहीं रहेगी, तो उस समय क्या करना है, हमें मैनुअली टरबाइन को रोटेट करना है, ठीक ना। अगर मतलब मैनुअली भी रोटेट नहीं होगा तो कुछ इंटरवल में उसको 180 डिग्री घुमाना ही घुमाना है, ठीक ना, 180 डिग्री आफ्टर सम इंटरवल, ठीक ना, मतलब कुछ देर बाद उसको 180 डिग्री घुमाना है, उसको स्टैंड स्टिल हम नहीं छोड़ सकते, ठीक ना, क्योंकि वो हॉट कंडीशन में होता है, वो सैगिंग हो जाएगा उसमें। ओके, हम बारिंग एयर फेल्योर के बारे में, ठीक ना। तो बारिंग एयर फेल्योर से क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। जनरली मान लीजिए कभी भी आपका टरबाइन किसी भी कारणवश ट्रिप हुआ, ठीक ना, ट्रिप हुआ फिर बंद हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने इतनी सारी इमरजेंसी के बारे में बात की, तो इनमें से कुछ भी इमरजेंसी आई तो आपका जो टरबाइन ट्रिप होगा तो कॉस्टिंग डाउन होने के बाद क्या होगा, उसको बारिंग गियर पे चलाना पड़ेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपका बारिंग गियर ही फेल्योर हो गया, ठीक ना, और जैसे ही आपका टरबाइन की बारिंग गियर की स्पीड आई वो बारिंग गियर पे नहीं आया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम टरबाइन को वैसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसको मैनुअल रोटेट करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या होगा, क्योंकि बारिंग गियर तो चल गया, तो उस कंडीशन में क्या है, मैनुअल रोटेट करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हाई कंडेंसर लेवल। ओके, तो हाई कंडेंसर लेवल क्यों होगा, या फिर हाई कंडेंसर लेवल या फिर हॉट वेल लेवल, ये तब होगा अगर मान लीजिए आपका जो सीईपी है, सीईपी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर जो आपका लेवल ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है वो भी गलत दिखा रहा है। तो मान लीजिए आपका जो कंडेंसर लेवल है हाई होगा, कंडेंसर लेवल हाई होने में क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका जो टरबाइन है, टरबाइन में एग्जॉस्ट शूट से होते हुए टरबाइन में पानी जा सकता है। तो हाई कंडेंसर लेवल में कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होता टरबाइन को चलाने के लिए, उस कंडीशन में हमें टरबाइन को ट्रिप करना पड़ता है, ठीक है, ट्रिप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हैंडल नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आपको ट्रिप करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि जनरली जो हमारा कंडेंसर आप देखेंगे तो एक मैनुअल लेवल गेज लगा रहता है, तो वहां पे हमें कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ता है कि मतलब अगर मान लीजिए कि लेवल हाई दिखा रहा है, अगर लेवल ट्रांसमीटर गलत दिखा रहा है, तो आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा जो फील्ड में जो लेवल गेज है वो सही दिखा रहा है कि नहीं, या फिर अगर वहां भी हाई दिखा रहा है तो सच में फिर आपका मतलब आपका जो कंडेंसर लेवल है वो हाई हो चुका है। उस कंडीशन में आप कंटिन्यूअस चला नहीं सकते, टरबाइन को ट्रिप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, जो एग्जॉस्ट शूट से होते हुए आपका जो टरबाइन में वाटर जा सकता है, ठीक ना। हाई एक्सेल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो जनरली हाई एक्सेल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम सबको पता है कि जो टरबाइन में एक मूविंग शाफ्ट पे मूविंग ब्लेड होता है और केसी में हमारा फिक्स ब्लेड होता है, तो जो इन दोनों के बीच का गैप होता है वो बहुत ही माइनर सा होता है, ठीक ना, ज्यादा गैप नहीं होता। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर जो एक्सेल डिस्प्लेसमेंट होता है ये शाफ्ट जो है टुवर्ड्स द एक्सिस मूव करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द एक्सिस मूव करता है। अगर मान लीजिए कि ये इधर को मूव करने लगे तो क्या होगा कि जो हमारा फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड है तो वो आपस में टकराएंगे, जिससे क्या होगा कि
ये ब्लेड को डैमेज कर सकता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हाई एक्सेल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में हमें टरबाइन को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, टरबाइन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉप नहीं करेगा तो अब क्या होगा, जो फिक्स ब्लेड मूव आपस में टकराएंगे और क्या होगा, वो ब्लेड्स को डैमेज कर देगा। ओके, ये तो बात कर ली हमने हाई एक्सेल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन हो, जैसे स्टीम लाइन होगी या फिर वाटर लाइन होगी या फिर ऑयल लाइन होगी, तो प्रायोरिटी पे देखिए, जैसे मान लीजिए स्टीम लाइन है तो उसको हमें एज सुन एज पॉसिबल अटेंड करना पड़ेगा, फिर ऑयल की लाइन है उसको भी हमें जल्दी से जल्दी अटेंड करना पड़ेगा। तो ये उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, एब्नॉर्मल स्टीम पैरामीटर। ओके, एब्नॉर्मल स्टीम पैरामीटर में क्या है, जैसे कि हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर या फिर लो प्रेशर या लो टेम्परेचर। तो लो प्रेशर या लो टेम्परेचर भी हमें मतलब जो टरबाइन मैन्युफैक्चरर रिकमेंड नहीं करता है टरबाइन को चलाने के लिए, क्योंकि क्या होगा, अगर आप लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे चलाएंगे तो जो लास्ट स्टेज है, टरबाइन का लास्ट स्टेज है, इधर में क्या होगा, इधर में जो हमारा टरबाइन है वो जल्दी कंडेंस हो जाएगा, ठीक ना, कंडेंस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे और ये क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड्स को डैमेज करेगा। ओके, और वहीं अगर हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो टरबाइन की मेटलर्जी है उसको ये डैमेज करेगा, ठीक ना, टरबाइन की मेटलर्जी को ये डैमेज करेगा। ओके, क्योंकि जो हमारी टरबाइन होती है, टरबाइन के जो ब्लेड्स होता है, फिर जो भी इंटरनल है, वो जितना टेम्परेचर हमें मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है उसी टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए उसी मेटलर्जी से बनाई गई होती है। ओके, तो इसलिए रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे टरबाइन को चलाएं। ओके, और नेक्स्ट है हमारा लो कंडेंसर वैक्यूम। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा लो कंडेंसर वैक्यूम है, लो कंडेंसर वैक्यूम होने की कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। तो जनरली जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम से क्या होता है, जो हमारा स्टीम का फ्लो है, स्टीम का फ्लो है वो बना रहता है, ठीक ना, स्टीम का फ्लो बना रहता है। वहीं अगर मान लीजिए हमारा कंडेंसर में वैक्यूम कम हो गया तो क्या होगा, जो हमारा स्टीम का फ्लो है वो नहीं बनेगा और टरबाइन के अंदर बैक प्रेशर आने लगेगा, ठीक ना, बैक प्रेशर आने लगेगा। ये कब हो सकता है, जब मान लीजिए आपका जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कूलिंग वाटर का सफिशिएंट फ्लो नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, लो कंडेंसर वैक्यूम आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए बैक प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, रप्चर डिस्क को डैमेज करेगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात की टरबाइन के इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।